लेक्चर 2 क्लास 10 हिंदी व्याकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसी क्रम में हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्यों को पढ़ा। संयुक्त वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बताया था और अब हम उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो संयुक्त वाक्य के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उनमें परस्पर किन संबंधों के आधार पर वह जुड़े हुए हैं। यानी कि जो संयुक्त वाक्य हैं उनमें उनको जो आपस में जोड़ा गया है वह जोड़ना किस संबंध पर आधारित है, यानी किस तरह से वो जोड़े गए हैं। सामान्यतः इनके संबंध हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाची। ठीक है, पहला है संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधवाची और चौथा परिणामवाची। पहला है इसमें संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में उपवाक्य के दोनों कार्य व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजक का मतलब होता है आपस में जोड़ना, मिलाना। तो जहाँ पर संयुक्त वाक्य दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं उसे हम कहेंगे संयोजक संयुक्त वाक्य। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा, ये दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे को जुड़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, तो ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। संयोजक ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके और उदाहरण हैं: आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल, मैं यहाँ बैठूंगा तथा दूसरे लोग वहाँ पर बैठेंगे। तो ये संयोजक संयुक्त वाक्य हुआ, क्योंकि यह एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक का मतलब होता है अलग कर देना। दोनों वाक्य में को जहाँ पर अलग किया जाता है, या ये कहिए कि दो अलग अलग वाक्य हैं लेकिन उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो विभाजक में यहाँ पर ये बात आती है कि इसमें एक विकल्प को दिखाया जाता है। यह विकल्प है कि चाहे आप इसे स्वीकार करें और चाहे आप स्वीकार ना करें, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। जैसे उदाहरण इसमें है कि आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं, या तो आप खुद पहुंच जाइए या फिर मैं आपको फ़ोन करूं। इन दोनों में से कोई एक विकल्प आप चुन लीजिए। ठीक से काम करो अथवा नौकरी को छोड़ दो, या तो तुम ठीक से काम करो या फिर अपनी नौकरी को छोड़ो। तो दोनों में से किसी एक विकल्प को अपनाना विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी इन संयुक्त वाक्यों को आपस में जोड़ा तो जाता है लेकिन इसमें एक विकल्प होता है, आप इसको चुनिए या इसे चुनिए। ठीक है, मैं ना आपको पहचानता हूँ ना आपके पिताजी को, ना तो शीला ही आई ना अपने बेटे को ही भेजा। आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन मोहन के साथ। ये ऐसे उदाहरण हैं जो विभाजक संयुक्त वाक्य के हैं, जिसमें संयुक्त वाक्य तो होते हैं लेकिन इसमें विकल्प होता है। आप दोनों चीज़ों में से किसी एक को चुन सकते हैं। तीसरा है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जैसे अपने नाम से स्पष्ट है, विरोधवाचक, यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध कर रहा है लेकिन दोनों को हमने आपस में जोड़ा है। ये उपवाक्य के बीच में विरोध या विरोधाभास का बोध हो, ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्रायः मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें कौन कौन से अव्यय जोड़े जाते हैं? मगर, पर, लेकिन, बल्कि इत्यादि। ठीक है, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। ठीक है, दोनों का आपस में विरोध है। खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई नहीं करता। एक वाक्य से उसके गुण को बताया जा रहा है और दूसरे वाक्य से उसके अवगुण को बताया जा रहा है, यानी कि दोनों वाक्यों में आपस में विरोध है। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो ना माना। हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। तो इस तरह के वाक्य जो पहले वाक्य के ठीक विरोध ही दूसरा वाक्य हो, उसे हम विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, चौथा है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणामवाची जिसमें किसी चीज़ के परिणाम का बोध हो, परिणाम किसी चीज़ का हमें परिणाम का बोध हो, उसे हम परिणामवाची वाक्य कहेंगे। यानी इससे कुछ ना कुछ परिणाम निकलता हो। ठीक है, जैसे आज बाजार बंद है इसीलिए कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बंद है इसीलिए कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बंद है ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, कुछ नहीं मिलेगा ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों का हमने आपस में जोड़ा है तो इसमें हमने इसीलिए का प्रयोग किया है। इसमें प्रायः इसीलिए, अतः, सो आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बहुत बीमार था अतः चुप बैठा रहा, वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई।
ठीक है। तो जहाँ पर कोई ना कोई परिणाम निकलता हो, पहले वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को जब जोड़ते हैं तो उस दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का कोई ना कोई परिणाम निकलता हो, तो वहाँ पर हम परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है। हमने ये संयुक्त वाक्य के भेद पढ़े। 4 भेद होते हैं। पहला है संबंध वाचक संयुक्त वाक्य या संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा है विरोध वाचक संयुक्त वाक्य और चौथा है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है। इसके आगे हम अगला पढ़ेंगे। तीसरा जो रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा भेद है वो है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, वहाँ मिश्र वाक्य में एक वाक्य तो स्वतंत्र होता है पर दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। दूसरा या उसके अलावा और भी अगर वाक्य हैं तो वह पहले वाक्य पर आश्रित होते हैं, यानी उस पर आधारित होते हैं। जब तक हम उसके साथ उस दूसरे वाक्य को नहीं जोड़ेंगे, पहले वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। यानी मिश्र वाक्य में पहला स्वतंत्र वाक्य तो होता है, लेकिन जब हम इसके साथ दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं तो उससे इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रधान उपवाक्य है कि मैं उस लड़की से मिला था। तब ये प्रश्न आता है मन में, किससे मिला था, क्यों मिला था? तो जिसकी किताब खो गई, यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? मैं उस लड़की से मिला था, और आश्रित क्या है? जिसकी किताब खो गई। मैंने वही मकान खरीदा है। ठीक है, वही मकान खरीदा है। तो इसे एक प्रश्न मन में आता है कि कौन सा? तो जब तक दूसरा वाक्य उपवाक्य हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इस वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, जहाँ आप रहते थे, मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते थे। ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बीमार हैं। मिश्र वाक्य में प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर इत्यादि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जब भी इन वाक्यों को जोड़ा जाता है तो इन वाक्यों में कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग करेंगे? जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम इसमें करेंगे, और इसके साथ हम अगले वाक्य को जोड़ करके मिश्र वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रधान उपवाक्य है, दूसरा या अन्य आश्रित उपवाक्य हैं। पहले उपवाक्य पूरा तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के बिना उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, जो लड़का यहाँ आया था तो क्या हुआ? आगे मन में ये प्रश्न रहेगा, वह बहुत बीमार है। ठीक है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है, या वह लड़का जो यहाँ आया था वह बहुत बीमार था। इसमें प्रारंभ में किस वाक्य को लगाया, मध्य में लगाया और अंत में लगाकर एक ही वाक्य को हमने बनाया है। ठीक है, आश्रित वाक्य और उपवाक्य के जो भेद हैं इसमें निम्नलिखित हैं। जैसे शीला ने मुझसे कहा कि उसका बेटा बीमार है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार हो। ठीक है, तो इसमें कुछ संज्ञा उपवाक्य होते हैं, ठीक, और कुछ विशेषण उपवाक्य होते हैं जो मिश्र वाक्य में होते हैं। संज्ञा वाक्य जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगी, परंतु इसमें कभी कभी की का लोप हो जाता है। जैसे मुझे मालूम था वह नहीं आएगी, इस तरह के वाक्य भी हम बनाएंगे। विशेषण उपवाक्य में जहाँ पे विशेषण पद को दिया जाता है, मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है, ये हम विशेषण के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो वाक्यों को पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद को, तो इसमें हमने 3 वाक्य भेद को पढ़ा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं और दोनों को हम समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, एवं इत्यादि के द्वारा जोड़ते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य, इसमें पहला वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य या उसके अन्य वाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद इसमें वाक्य में रचनांतरण या रूपांतरण हमारे पास आता है, माने वाक्यों को बदलना। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को
सरल वाक्य में बदलना, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। इस तरह से जब हम एक दूसरे के साथ बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं स्थानांतरण या रूपांतरण, यानी दोनों में आपस में परिवर्तन करना या उनको बदल देना। ठीक है।